और आज हम नागार्जुन का काव्य सौंदर्य बोध या नागार्जुन की सौंदर्य चेतना या नागार्जुन के काव्य में सौंदर्य बोध पर हम बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मैं उन छात्रों का आभार व्यक्त करूं जिन्होंने इस संकट के समय में भी तमाम लोगों तमाम छात्रों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया। मैं इस महामारी लोगों के प्रति शुभेच्छा जाहिर कर रहा हूं, के प्रति जो एक एक वक्त की रोटी के लिए बेहाल हैं। मैं उनके प्रति उनके अच्छे के लिए शुभेच्छा कि उनका भी अच्छा बीते और यह महामारी से लड़ने की साहस उनको मिले। मैं अपने तमाम उन गुरुओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के बीच लाइव हो रहा हूं। मैं अपने गुरुवर प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल, मैडम सुनीता शुक्ल और बाहर मेरे भाई अभी उत्तराखंड में फंसे हुए हैं, अंबिका राम, और पत्नी बनारस में और बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे बनारस में, मैं उन सब के प्रति स्नेह समर्पित करता हूं। तो आइए चलते हैं नागार्जुन के काव्य सौंदर्य पर बात करने के लिए। तो सबसे पहले दो तीन छोटी छोटी बातें मैं कहना चाहूँगा कि किसी कवि या रचनाकार के बारे में अगर जानना हो तो पहले उसकी जमीनी पृष्ठभूमि क्या होती है, किन संघर्षों से वह कवि या रचनाकार हमारे बीच उभर कर आता है, उसके संघर्ष को जानना जरूरी होता है। वैसे नागार्जुन को हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और BA की तमाम बड़ी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में सिलेबस में भी हैं। तो उनके जन्म संबंधित कुछ मान्यताएं हैं, कुछ बातें हैं उसको। और चूंकि नागार्जुन प्रगतिशील हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं, तो कुछ प्रगतिशीलता की बातें और साथ ही साथ उनकी कविता में सौंदर्य बोध कहाँ दिखता है, तो हम लोग सौंदर्य की कुछ चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उस सौंदर्य के अंतर्गत वो महत्वपूर्ण कविताएं जिसको आलोचकों ने कहा कि नागार्जुन की ये कविताएं लोकप्रिय या कमाऊ प्रवृत्ति की हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कि नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार के एक गरीब निम्न मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता गोकुल मिश्र, माता उमा देवी। कहा जाता है कि नागार्जुन के माता पिता से उत्पन्न जो संतानें होती थी वह मर जाया करती थी और इस वजह से इनके माता पिता देवघर के बैद्यनाथ धाम जाते हैं और वहाँ नाम भी बैद्यनाथ रखा जाता है। और इनके पिता का ये उन्होंने बैद्यनाथ मिश्र का नाम ढक्कन, बुलाने वाला नाम ढक्कन मिश्र रखा। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि अगर अच्छा नाम हो, उनका मानना है कि अगर अच्छा नाम हो तो बच्चे का अमंगल हो जाता है, इसलिए कोई खराब नाम रखा जाए जिससे उसका मंगल हो। बाद में इनके गांव में बच्चे बैद्यनाथ मिश्र के नाम से पुकारते थे। और नागार्जुन धीरे धीरे साहित्य की दुनिया में आने लगे। शुरुआती दौर में ये मैथिली की जब रचनाएं करते थे तो यात्री नाम से रचनाएं करते थे और बाद में इन्होंने वैदेह नाम से भी रचनाएं की।
बैदे नाम उपनाम रख करके रचनाएं करते थे। और उसके बाद श्रीलंका गए, वहाँ से श्रीलंका प्रवास के समय उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध धर्म के दौरान उन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा। और जब वो श्रीलंका से वापस आते हैं तो राम वृक्ष बेनीपुरी से मिलते हैं, और राम वृक्ष बेनीपुरी के सलाह के अनुसार कहा जाता है कि नागार्जुन के लिए वह नाम अच्छा होता है और चिरंजीव होता है। आज आप देख सकते हैं मैथिली में ढक्कन का अर्थ होता है कि ठस कर। आप देख सकते हैं कि नागार्जुन का पूरा जीवन, पूरी रचनाशीलता ठस कर के ही रही। शुरुआती पढ़ाई लिखाई उनके गांव के एक विद्यालय में होती है, बाद की पढ़ाई लिखाई वो करने के लिए बनारस आते हैं, यही संस्कृत की और राजनीति शास्त्र की पढ़ाई लिखाई करते हैं। साथ ही साथ काव्य में गहरी रुचि थी, इसके वजह से इनको तमाम उपाधियों से, कवि रत्न वगैरह से बनारस के विद्वानों ने सम्मानित किया, उपाधि दी। और ये युवावस्था में ही रचनाएं इनकी आने लगी थी, और लगभग ये 19-20 की वर्ष की अवस्था में पंपलेटों में इनकी कविताएं छपती थी, और ये नुक्कड़ों पर यहाँ वहाँ जो है कि पढ़ा करते थे। पहली कविता जो इनकी छपी राम के प्रति, वह विश्वबंधु पत्रिका, विश्वबंध मतलब कि एक पत्रिका जो फॉरेन से आया करती थी, उसमें प्रकाशित हुई। साथ ही साथ नागार्जुन भाषाओं को लेकर के कई भाषाओं में महारत हासिल किया था। संस्कृत, चूँकि ब्राह्मण थे, मैथिल ब्राह्मण थे, संस्कृत उनकी अपनी एक जन्म से ही सिखाई जा रही थी, एक उनका संस्कार था। और मैथिली, चूँकि मैथिल ब्राह्मण थे तो मैथिली आना स्वाभाविक है, तो उस भाषा का भी ज्ञान था। और बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी, इन तमाम भाषाओं का भी उनको बहुत गहरा ज्ञान था। नागार्जुन की सृजन यात्रा में एक मुकम्मल जो स्थान, छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हैं क्योंकि एक एक रचनाएं, झुटपुट रचनाओं की ईस्वी सन बताना जरूरी नहीं है, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो एक मुकम्मल रचना आती है 1953 ईस्वी में युगधारा के नाम से, और तब से निरंतर 1959 में सतरंगे पंखे वाली, 1962 में प्यासी पतराई आंखें, 1974 में तालाब की मछलियाँ, 1980 में तुमने कहा था, 1980 में ही दूसरा संग्रह उन्होंने खिचड़ी विप्लव देखा हमने, और 1981 में हजार बाहों वाली, 1983 में पुरानी जूतियों का कोरस, 1984 में रत्न गर्भ, 1985 में ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, 1986 में आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। साथ ही साथ एक तरफ उन्होंने, नागार्जुन ने जैसे एक तरफ अपने काव्य संग्रहों की रचना करते थे, दूसरी तरफ वो कथा साहित्य भी लिखते थे। तो उनकी दूसरे तरफ कथा साहित्य में औपन्यासिक कृतियाँ, जो औपन्यासिक कृतियों में रतिनाथ की चाची 1948 में, बलचनमा 1952 में, नई पौध 1953 में, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में, दुख मोचन 1957 में, वरुण के बेटे 1957 में ही वो आया, हीरक जयंती 1962 में, उग्रतारा 1963 में, इमरतिया या जमनिया का बाबा 1968 में, पारो 1975 में, गरीब दास 1979 में। इसके बाद उनकी एकमात्र कहानी आसमान में चंदा तारे इत्यादि। चूँकि ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चों को एक पृष्ठभूमि जानना जरूरी है, तो उनकी रचनाओं से अवगत कराना जरूरी मैं समझ रहा था। चूँकि नागार्जुन के सौंदर्य बोध पर
हम बात करेंगे उनकी कविताओं में सौंदर्य बोध कहाँ है, तो जहाँ तक सौंदर्य बोध की परिभाषा भी बच्चों के लिए जानना जरूरी होता है। हम लोग तो सिर्फ समझ लेते हैं कि वाह वो देख लिया, वो सामने फूल खिला है, वाह क्या सौंदर्य है। लेकिन सौंदर्य के बारे में कहना जो है आसान है, सौंदर्य के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों में अनेक प्रकार के मतभेद हैं, अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी गई हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, पहले मैं अब सौंदर्य के बारे में क्या सोचता हूँ उसके बारे में बताऊं कि सौंदर्य आत्मिक अनुभूति का प्रतिफल है जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। ये अपनी मेरी परिभाषा। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि किसी वस्तु विशेष को देखकर मन में प्रसन्नता या आनंद की अनुभूति होती है तो वो सौंदर्य है। या फिर यह भी कह सकते हैं हम कि जब हम किसी वस्तु विशेष को देखते हैं तो उसका बिंब हमारे मानस पटल पर पड़ता है, तो उस बिंब से जो हमें आनंद की अनुभूति मिलती है, रिफ्लेक्शन, जो आनंद की अनुभूति मिलती है, वह जो है सौंदर्य है। वैसे सौंदर्य के बारे में भारतीय आचार्यों में रामविलास शर्मा से लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी और आपके रामचंद्र शुक्ल, कुछ कवियों में, वैसे तो बहुतों ने दिया है लेकिन कुछ गिने चुनो, अज्ञे, मुक्तिबोध और रविन्द्रनाथ टैगोर आदि ने अलग अलग से सौंदर्य की परिभाषाएं दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना यह है कि सौंदर्य कोई बाहर की चीज नहीं है, सौंदर्य अंदर की चीज होती है। साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि सौंदर्य क्या है, सौंदर्य सत्यम शिवम सुंदरम का मिला जुला रूप है। इसके बाद हम पाश्चात्य विद्वानों को भी के सौंदर्य की परिभाषा को समझ सकते हैं। एक कुमार विमल की, डॉक्टर कुमार विमल की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आती है, सौंदर्य शास्त्र के तत्व। पेपर बैक में किताब है, बहुत अच्छी किताब है सौंदर्य को समझने के लिए। उसमें उन्होंने तमाम पाश्चात्य विद्वानों के सौंदर्य संबंधी विचार को प्रस्तुत किया है। वहां से मैं 3-4-5 लोगों के सौंदर्य संबंधी विचार को मैंने रखा है, बता रहा हूं आप लोगों को। पहला कि रस्किन सौंदर्य के बारे में क्या कहते हैं कि सौंदर्य ईश्वर की विभूति है। एडिसन के अनुसार, एडिसन का मानना है कि सौंदर्य परिवेश और संगति का फल है, और एल्सन का मानना यह है कि सौंदर्य परिवेश और संगति का प्रतिफल है। एल्सन का मानना है कि सौंदर्य विचारों का प्रवाह है, एल्सन का। और चन्ना सेब्की का मानना यह है कि सौंदर्य ही जीवन है। और साथ ही साथ कांट भी सौंदर्य के बारे में अपना विचार व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि सौंदर्य चिंतनशील धारा का आनंद है। तो आप देख सकते हैं सबका अलग अलग अपना विचार है। एक एक चीजों को, सौंदर्य के बारे में आपको एक एक चीजों से मैं अवगत कराते चलूंगा। मैं समझता हूं कि ये इतना काफी है। और अब थोड़ी बात आ गई प्रगतिशीलता की। अब देख लीजिए कि अगर मैंने पहले ही कहा कि नागार्जुन के सौंदर्य बोध को समझना होगा तो पहले सौंदर्य को समझना होगा कि सौंदर्य क्या है। अगर नागार्जुन के प्रगतिशीलता को समझना होगा तो प्रगतिशीलता है क्या, उसको समझना पड़ेगा। तो प्रगतिशीलता मतलब प्रगति के मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहना। वैसे प्रगतिशीलता की शुरुआत, तो अब हम धीरे धीरे विषय पर आ रहे हैं। वैसे प्रगतिशीलता की शुरुआत तो कहा जाता है कि भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। और सच कहें तो मध्यकाल में भी जाकर आप प्रगतिशीलता को देख सकते हैं। कबीर जैसे विद्वानों के बीच प्रगतिशीलता के किस तरह से वो भी जो है कि तमाम लोगों को अपनी बातों से तमाम बुराइयां, अंधविश्वास और सारी चीजें, प्रगतिशीलता में तो यही है, जड़ता, सारी चीजों को मिटाने का प्रयास करते। तो हम सीधे सीधे आते हैं भारतेंदु युग में। और भारतेंदु युग से धीरे धीरे यह छायावाद की ओर प्रगतिशीलता बढ़ती है। तो निराला के यहाँ आकर के यह पूर्णता पाती है।
आप मतलब कह सकते हैं कि प्रगतिशीलता छायावाद का एक मंथन है। आप यह कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि निराला की तमाम ऐसी कविताएं हैं जो प्रगतिशीलता से ओतप्रोत है। कभी कभी हमारे बीए के बच्चों में आ जाता है, प्रश्न में आ जाता है कि नागार्जुन कि निराला प्रगतिशील कवि हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये प्रगतिशील कवि कैसे हैं, ये तो छायावादी कवि हैं। और ऐसे में बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो नहीं, छायावाद, मैं ये कहना चाहूंगा कि निराला जितने स्तर पर छायावादी हैं उससे कई सौ गुना स्तर पर प्रगतिशील है। प्रगतिशीलता के बारे में उनकी 2-3 कविताएं बहुत मतलब उदाहरण के रूप में हैं। मैं कविताओं को पढ़ूंगा नहीं, नाम बता सकता हूं, कविताएं तो याद ही हैं, आप देख लीजिए भिक्षु। आप उसका एक दूसरा उदाहरण है उनकी वह कविता, वह तोड़ती पत्थर। ये प्रगतिशील हिंदी कविता का ही रूप है। और साथ ही साथ वो धीरे धीरे प्रगतिशीलता आगे बढ़ती है और नागार्जुन तक कैसे आती है। उसके पहले 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और 1936 से पहले भी विदेशों में भी सज्जाद, जहीर और मुल्कराज के सानिध्य में विदेशों में भी इसकी स्थापना होती है। 1936 में भारत में भी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी करते हैं और लखनऊ में होती है। यह लगभग 1940-45 का जो दौर है, उस 40-45 के दौर में एक नए कवियों का जो है कि एक समूह खुल करके सामने आता है, जिसमें मुक्तिबोध, जिसमें नागार्जुन, जिसमें केदारनाथ अग्रवाल और तमाम लोगों ने खुल करके प्रगतिशील हिंदी कविता के लिए काम किया, आंदोलन किया। और ऐसे समय में प्रगतिशील हिंदी कविता की दशा और दिशा बदलने का प्रयास किया और उसका मार्ग भी प्रशस्त किया। भ्रष्टाचार, कूटनीति, राजनीति आदि को या सड़ी गली मानसिकता आदि चीजों को, तमाम चीजों को उन्होंने एक सिरे से मिटाने का प्रयास किया और प्रगतिशील हिंदी कविता को एक दिशा दी। साथ ही साथ हम धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं प्रगतिशील कविता में। जो प्रगतिशील हिंदी कविता लोक जीवन से प्रस्फुटित होती है और लोक हृदय, लोक चेतना के और लोक संवेदना के साथ धीरे धीरे वह आगे बढ़ती है। मतलब ये कि प्रगतिशील हिंदी कविता लोक जीवन से उसका गहरा जुड़ाव है, जिसमें लोक हृदय, लोक चेतना और लोक संवेदना एक साथ होती है, यानी कि इसकी त्रिवेणी होती है, संगम, जिसमें हमारी संस्कृति, अस्मिता की सच्ची अभिव्यक्ति, जिसमें हमारी संस्कृति की अस्मिता सच्ची अभिव्यक्ति पाती है। उदाहरण के लिए अब हम धीरे धीरे नागार्जुन की कविताओं की ओर बढ़ रहे हैं। चूंकि जहां तक लोक संस्कृति, लोक चेतना की बात है, तो नागार्जुन की एक कविता बहुत महत्वपूर्ण कविता है, बहुत दिनों के बाद। कभी प्रवासी जीवन व्यतीत करते हैं और जब घर से दूर रहते हैं और जब वापस आते हैं तो जैसे लगता है सारी चीजें उनको इतनी प्रिय लगती हैं कि सब कुछ उनके जीवन में जैसे लगता है कि पहली बार हो रहा है। ये बहुत दिनों के बाद 1959 ईस्वी में वो कविता लिखते हैं। कविता पढ़ता हूं कि बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब कि मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठित तान, बहुत दिनों के बाद। कविता के अंदर क्या है, एक संस्कृति चल रही है, कैसी श्रम की संस्कृति। कविता के अंदर जीवन संघर्ष है। कवि ने इस कविता को एक कलात्मक अनुभव के साथ व्यक्त किया है।
और इस कविता के अंदर एक मिट्टी की खुशबू है, अपनापन है, सोधापन है और गंवईपन जिसको कहते हैं को लेकर कवि नागार्जुन आते हैं। अब देखिए कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे, अब तो वो ओखल और वो मूसल चलना बंद हो गया है, लेकिन बावजूद उसके कुछ ऐसे हैं जगह जहां अभी भी है घरों में वो चूल्हा है, वो चक्की है, वो सारी चीजें हैं, चल रही हैं। मिट्टी का चाहे जितनी उज्ज्वला योजना चले, लेकिन मिट्टी का चूल्हा कभी बंद नहीं होता। मैं खुद उसका प्रमाण हूँ। मेरे घर में खुद एक मड़ई में मेरी अपनी एक चूल है, जो जरूरत पड़ने पर जब हम लोग घर जाते हैं तो कभी कभी उस पर भी जरूरत पड़ने पर बना लेते हैं। तो वो जो है कि वो एक संस्कृति की बात करते हैं। नागार्जुन की कविता में यह एक श्रम की संस्कृति है। वो किशोरियां, वो युवतियां, वो लड़कियां जो भोर में उठ करके धान कूटने का काम कर रही हैं और साथ ही साथ वह गीत गा रही हैं। और नागार्जुन जब इसको देखते हैं तो उनके लिए बड़ा मनमोहक होता है, गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि उनके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो जैसे लग रहा है कि पहली बार हो रहा है। कभी इस कविता में सौंदर्य को समग्र इंद्रिय संवेदनों के साथ रूप, रस, गंध और स्पर्श के सभी सुखों के साथ ग्रहण किया है। प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति के साथ कविता की पृष्ठभूमि में संघर्ष और सौंदर्य की ध्वनि गूंजती है। लोक जीवन से जुड़ी एक उनकी और भी कविता है इसी तरह, सिंदूर तिलकित भाल। आप देखिए कि नागार्जुन जब बाहर होते हैं, बाहर के दिनों में, उन दिनों जब पत्नी की याद आती है तो वो सुहागनी प्रिया पत्नी को कैसे याद करते हैं। वो अपने एक कविता सिंदूर तिलकित भाल जो 1943 में उन्होंने लिखा, विकट संकट के समय, संकट का समय इस समय भी है, जैसे हम लोग जहां जहां फंसे हुए हैं अपना घर परिवार याद कर रहे हैं, सब लोग ऊब चुके हैं और जाना चाहते हैं अपने घरों की ओर, लेकिन मजबूरी है, सुरक्षित रहना है तो जहां पड़े हैं वैसे पड़े रहें। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ याद ही किया जा सकता है। नागार्जुन लिखते हैं संकट के समय में अपने पत्नी को याद करते हैं, अपने पत्नी के उस सिंदूर से ललायित प्रेम को याद करते हैं और लिखते हैं क्या, याद आते धान, बीच में से कविता मैं पढ़ूंगा, छोड़ करके पढ़ूंगा। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। और साथ ही इसी कविता में आगे वो बढ़ते हैं, छोड़ करके थोड़ा पढ़ रहा हूं, तो याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के नाम, रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। अब देखिए कि अगर नागार्जुन सिर्फ अपने पत्नी को याद करते हैं तो कहीं न कहीं कविता टूट जाती है, कहीं न कहीं कविता कमजोर हो जाती, कहीं न कहीं कविता एक तरफा हो जाती। लेकिन नागार्जुन ने यहाँ अपने पत्नी को याद किया है तो अपने लोक को याद किया है, अपने लोक जीवन को याद किया है, अपने गांव को याद किया है, अपने घर को याद किया है, अपने गांव के लोगों को याद किया है, अपने गांव के साथ ही साथ वह पूरे पर्यावरण को याद उन्होंने किया है। और वो लोग उनको याद आ रहे हैं विकट विपत्ति में, और साथ में इन सबके साथ केंद्र में पत्नी है। आप देखिए कि वो जब एक समय था जब वो तमाम तरह के कमल कुमुदनी ताल मखान और इस तरह के जो पर्यावरण से जुड़े हुए चीज थे, उनके साथ जो आनंद की अनुभूति लेते थे, जो आनंद प्राप्त करते थे, वो सब दूर है और कभी उसको जिंदा रखा है, अभी अपनी स्मृतियों में याद करता है। साथ ही साथ यहाँ नायक का एक कभी कभी आप एक गाना जो है कि आता है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां वो चले गए। कुछ पता नहीं है उस गीत में कि नायक कहाँ गया,
और नायिका की क्या स्थिति हो रही है, वह ढूंढ रही है, इनसे उनसे कह रही है, मन ही मन कोस रही है। लेकिन नागार्जुन की कविता में ऐसा नहीं है। वो जहां भी रहते हैं एक दशा दिशा सारी चीजों को अपने समाज से जोड़ते हैं, बताते हैं, अपनी स्थिति से अवगत कराते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस समय ये कविता लिखी जा रही थी, ऐसी कोई मोबाइल की व्यवस्था नहीं था कि वो मैसेज कर देते हैं, वह फोन कर देते हैं, वह फेसबुक पर लगा देते हैं, वो व्हाट्सअप कर देते हैं। ये सारी चीजों से वो वंचित थे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ याद ही कर सकते थे। खैर, इसमें और भी नागार्जुन के काव्य में स्त्री जिस व्यापक सौंदर्य बोध के साथ प्रतिष्ठित है, वैसे अभिव्यक्ति बहुत कम लोगों के कविताओं में देखने के लिए मिलता है। और एक चीज और है, मैंने इसे ऐसा क्यों कहा, नागार्जुन में बहुत लोग नहीं, नागार्जुन के सिवा भी बहुत लोगों ने स्त्रियों पर लिखा, ऐसा नहीं है, लेकिन नागार्जुन के कहने का मतलब ये है कि उनकी कविताओं में कोई अप्सरा, कोई मेनका, कोई उर्वशी, कोई रंभा ये नहीं आती। उनकी कविताओं के केंद्र में आता है तो उनका गांव, उनका घर, उनका पूरा परिवेश और उनकी पत्नी। उनके काव्य के केंद्र में उनकी पत्नी तो है ही, साथ ही पूरा परिवेश तो है ही साथ जो एक लोक संवेदना से संपृक्त उनकी कविताएं हैं। आप आइए इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नागार्जुन की कविताओं में देखेंगे आपकी, जब नागार्जुन एक बार, चूंकि कहा जाता है कि नागार्जुन नगरों उपनगरों नगरों और नागार्जुन नगरों उपनगरों और महानगरों के कवि है, ऐसा कहा जाता है। नागार्जुन झुग्गी झोपड़ियों में झांक लेते हैं, देख लेते हैं, उनकी दशा और स्थिति को देख लेते हैं। वह कभी मैदानों से जब चलता है, बिहार की समतल भूमि से चलता है और वो किधर निकलता है, वो पहाड़ी यात्रा करना चाह रहा है, वो उत्तराखंड की तरफ वो बढ़ता है। तो उनके साथ राहुल सांकृत्यायन होते हैं। राहुल सांकृत्यायन के साथ जब वो कभी हरिद्वार पहुंचते हैं तो हर की पौड़ी वो दर्शन करते हैं गंगा जी का, और वहां लोगों को वो देखते हैं कि लोग तमाम गिरवे वस्त्र पहने हुए नहा रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, अपने पापों को धो रहे हैं और गंगा माँ मोक्षदायिनी से यही मांग रहे हैं कि मेरे पापों कर्मों को, मतलब कि बुरे कर्मों को नष्ट कर माँ, और मुझे जो है कि अच्छा करने की शक्ति दे। इस तरह का ऊंची ऊंची दीवालों पर वहां तमाम प्रकार के श्लोक, सूत्र, मंत्र लिखे हुए थे। राहुल सांकृत्यायन ने चलते चलते दो पंक्तियां लिखी, तमोरे हैं, खैरात हैं और तीरथ बद भी होते हैं, यो खून के धब्बे ये पैसे वाले धोते हैं। मतलब उनका यह संकेत था कि यहाँ जो पाप या दुष्कर्म करने वाले जितने लोग होते हैं, अपने पापों को मिटाने के लिए इस गंगा में स्नान करते हैं। और फिर वो लोग धीरे धीरे चल देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि जब वो नागार्जुन गढ़वाल की तरफ, पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं तो वहां टेढ़ी मेढ़ी सड़कों की तरफ, वहां चिलचिलाती धूप में, हालांकि पहाड़ों का टेम्परेचर 24-25 डिग्री सेल्सियस होता है मई जून में, इससे ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उनके लिए उतना टेम्परेचर और पत्थर ढोना, पत्थर तोड़ना और फोड़ना और ऊंचाई पर ले जाना, कम से कम 100 मीटर ऊंचाई पर चढ़ाना, पीठ पर पत्थर बांध करके, ये बड़ा कठिन होता है। मैंने वह जीवन देखा है। नागार्जुन वहां पहुंचते हैं, चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधि कविता लिखते हैं, एक मजदूरनी को देखते हैं और लिखते हैं कि गिट्टियां बिछा, उसके प्रति वह संवेदना व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि गिट्टियां बिछाने वाली मजदूरिन माँ अभी 1 बजे आएगी, पसीने से लथपथ निकटवर्ती झरने में हाथ मुंह धोएगी और जूड़ा बांधेगी फिर से। मकई, तब शिशु को उठाकर गोद में मकई के तिक्कर से तनिक सा तोड़कर शिशु के मुंह में डालेगी और फिर पूछेगी मुन्ना से, देख तो मेरी आंखों में क्या है। इस मुन्ना के आंखों में देखने और माँ को मुन्ना के आंखों में देखने में दुनिया की सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं, मैं समझता हूं। और यहां नागार्जुन कई चीजों से घिरते हैं। एक तो नागार्जुन
यहाँ पे निराला की परंपरा को आगे बढ़ा देते हैं और उस स्त्री के साथ कई संवेदनाओं से जुड़ते हैं। एक तो स्त्री का रोटी का सवाल है, जिसके लिए वह पत्थर गिट्टियां बिछा रही है सड़क पर, और गिट्टियां बिछा रही है तो समझ लीजिए कितना संघर्ष कर रही होगी, और खासकर एक स्त्री पत्थर तोड़ रही हो और पत्थर गिट्टियां बिछा रही हो, कितना कठिन काम है। तो वहां पे उसके पर रोटी का सवाल, एक तो ये जो बहुत बड़ा जिजीविका का सवाल, संघर्ष का सवाल, उससे जुड़ते हैं। साथ ही साथ नागार्जुन एक वात्सल्य प्रेम को रेखांकित करते हैं। एक टाइम ट्यूनिंग है क्या उनकी कविता में, गजब की टाइम देगा। अगर टाइम फिर हो गई, घंटी बज गई, तो पुनः वह जाएगा, वही काम करेगा, चाहे धूप तेज हो चाहे कम हो। ऐसे समय में नागार्जुन एक वात्सल्य प्रेम को रेखांकित करते हैं। वो ऐसा वात्सल्य प्रेम नहीं होता जो महलों में है, यानी कि जो सूर के यहाँ है, जो तुलसी के यहाँ है। तुलसी ने एक वात्सल्य प्रेम रेखांकित किया है। वो लिखते हैं कि वरदंत की पंगत कुंद कली, धराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगे छवि मोतिन माल अमोलन की, अन्यछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। वो राजकुमार, वो महलों के बच्चे हैं जिनको देख करके अपने प्राण न्यौछावर करने वाले तुलसी हो सकते हैं। मजदूरिन माँ के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने वाला तो नागार्जुन ही होंगे। और साथ ही साथ एक चीज और है, यह भी बड़े मजे की बात है कि देखिए कि सूरदास के यहाँ जो बच्चा कृष्ण है, वो अपने माँ से खिलौने मांगते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौने लई हूं, जइयो लोट अभी धरड़ी पर तो तेरी गोद नहीं हूं। ये कृष्ण हैं जो चंद्रमा मांगते हैं, चांद खिलौना के रूप में, उसे चांद को खिलौना के रूप में देखते हैं। और एक मजदूर का बेटा, वो मजदूरनी का लड़का, उसके लिए वह गिट्टियां, वह पत्थर, वह कूड़े करकट, वह धूल धक्कड़, वह मिट्टी, वह कीचड़ ही खिलौना है। नागार्जुन ऐसे नहीं महान कवि हो गए, बड़े कवि हो गए। नागार्जुन ऐसे नहीं लोक संवेदना के कवि हैं। नागार्जुन ऐसे नहीं व्यंग और राजनीति के कवि हैं। नागार्जुन ऐसे नहीं किसानी चेतना के कवि हैं। नागार्जुन एक एक चीजों को देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म उसका अन्वेषण करते हैं। तो वहां पर आप देखिए कि वो सारी चीजें उस बच्चे के लिए, जहां महलों में मोतियां हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, ये सारी चीजें हैं, नागार्जुन के यहाँ जो मजदूर का बच्चा है उसके लिए वो मिट्टी के खिलौने हैं, उसके लिए हीरा जवाहरात है। अभी कुछ दिन पहले गुरुवर प्रोफेसर सदानंद शाही फेसबुक पे एक कविता लगाए थे। वो मजदूर का ही बच्चा था। मैंने सोशल मीडिया पर मैंने देखा, और मुझे तो कविता उनकी याद तो नहीं है, लेकिन उसके भाव ये है कि उन्होंने अपने गाड़ी से उतरते हैं और बच्चे को देखते हैं, वह धूल मिट्टी में खेल रहा होता है, उसकी वो तस्वीर भी लगाए हैं। बड़ी दया आती है देख करके। उस बच्चे से बड़े बुलाते हैं, बड़े प्यार से उसे सहलाते हैं, उसकी तस्वीर मांगते हैं उससे। वह तस्वीर भी बड़े अनोखे ढंग से तस्वीर देता है, अच्छे पोज में, और पुनः वह कविता आकर के लिखते हैं। अच्छी बात है, यह एक संवेदना है उनकी। साथ ही साथ वह थोड़ा सा और इसके बाद यह एक चीज और है, यहाँ त्रिकोणी, एक तो निराला से जुड़ते हैं, वह तोड़ती पत्थर देख लीजिए, और साथ ही साथ आप मजदूर, उस सुमित्रा नंदन पंत के यहाँ भी मजदूरनी है, कहीं न कहीं उसकी संवेदना भी ऐसी ही है। एक तरफ वह सुमित्रा नंदन पंत से जुड़ते हैं, दूसरी तरफ निराला से जुड़ते हैं, तीसरी तरफ तुलसीदास से जुड़ते हैं, चौथी तरफ वो सूरदास से जुड़ते हैं, और न जाने कितने लोग हैं जिनसे वो जुड़ते हैं और इस परंपरा को आगे तक ले जाने का प्रयास करते हैं नागार्जुन। देखिए, आप जानते हैं कि छायावाद एक ऐसा दौर था जिसमें प्रकृति की पूजा होती थी। प्रकृति और स्त्री और भाव तीनों का संकुलन था, एक त्रिवेणी उसमें बहती थी।
खासकर जयशंकर प्रसाद की कविताओं में ये ऐसा कहा जाता है। और साथ ही साथ आप देख लीजिए, यहाँ से हो रहा है, टाइम हो गया है, लेकिन मैं अभी थोड़ा और बोलूँगा, क्योंकि मैंने जो अभी नागार्जुन के विषय में और गहराई तक मैं उतर नहीं पाया हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जब आपने मुझे टाइम दिया है तो आधा घंटा से ज़्यादा भी हो सकता है, मैं भी, वो मुझे तो 25 मिनट उनका परिचय बताने में लग गया, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं 15-20 मिनट और ज़्यादा नहीं तो बेमजा हो जाएगा। नागार्जुन के विषय में पढ़ना पढ़ाना कोई मतलब नहीं है। मैं 2-3 कविताओं का और जिक्र करूंगा जिसको नागार्जुन ने लोकप्रिय और कमाऊ कविता कहा है। ठीक, तो वो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। और हिमालय के, आप जानते हैं, मैं कहना ये चाह रहा था कि बीच में बात टूट गई कि सबसे ज़्यादा कविताएं छायावाद में लिखी गई और प्रेम पर और प्रकृति पर लिखी गई। नागार्जुन एक ऐसे कवि हैं जो छायावादी कवियों से भी ज़्यादा उन्होंने प्रकृति पर कविताएं लिखा। वो हिमालय की तरफ बढ़ते हैं और वो हाड़ कपा देने वाली ठंड में वहाँ हिमालय का दर्शन करते हैं। आप लोग जानते हैं कि हिमालय अपने छटाओं से भारत ही नहीं पूरे विश्व में ख्याति लब्ध है। नागार्जुन एक कविता में बादल को घिरते देखा, कविता 1939 में लिखते हैं और कहते हैं, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके तुहिन कड़ों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा। ये यानी एक प्राकृतिक, मैं जल्दी इस बात को कह करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि ऊपर से लिख कर आ गया टाइम का ध्यान देने के लिए। तो एक अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य की ओर संकेत है कवि का। साथ ही साथ नागार्जुन के यहाँ यह भी देखा गया है कि वह अकाल और उसके बाद जैसी कविता लिखते हैं। और अकाल और उसके बाद जैसी कविता में वो, चाहे वह बाढ़ की विभीषिका हो, चाहे अकाल की विभीषिका हो, चाहे महामारी की विभीषिका हो, और चाहे अग्निजनी की, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होता है तो मनुष्य या मनुष्येतर प्राणियों का। आप देख लीजिए, यह संकट का दौर चल रहा है, न जाने कितनी लाशें गिर चुकी हैं और उसके लिए रखने का कोई जगह नहीं, दफन करने की कोई जगह नहीं, वो कोई पहचान भी नहीं पा रहा है कि कौन क्या है, कैसे है। खैर, वो तो बात की बात है। अभी हम लोग, हमारे भारतवर्ष में भी तमाम जो है कि राज्यों में कई लोग मर भी गए। अभी कुछ दिन पहले एक संख्या जो आई थी, वो पुरानी संख्या है, लगभग 60 लोग मर चुके थे। अब तो ज़्यादा ही हो गया होगा, मैं पहले का बता रहा हूँ, अपडेट इससे नहीं हूँ अभी आज कितनी संख्या में लोग मर गए होंगे। तो यह जो है कि अकाल ऐसा होता है, अकाल की विभीषिका इतनी खतरनाक या भयावह होती है कि ऐसी स्थिति में उदास कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक छिपकलियों की लगी भीत पर गश्त, कई दिनों घर के अंदर, कई दिनों के बाद कौवे ने खुजलाई पाखे, कई दिनों के बाद और चमक उठी घर भर की आंखें, कई दिनों के बाद। हो सकता है लाइन आगे पीछे हो, लेकिन मतलब ये समझिए, वो ये कि कविता छोटी 4 लाइन की है महज, और उस कविता 8 लाइन की महज और 8 लाइन की है, और उसमें 2 खंड कर लीजिए। 4 लाइन अकाल की विभीषिका को दर्शाता है और 4 लाइन अकाल की विभीषिका के बाद कुछ खुशी और प्रसन्नता को लाता है। नागार्जुन ने ऐसे समय में अकाल में पड़े लोगों के लिए कैसी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। आप देखिए कि उसमें कई दिनों तक चूल्हा रोया।